नमस्कार। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर को डिकोड करने वाले हैं जो सच में कहानियों, विवादों और शानदार वास्तुकला से भरा हुआ है। जहांगीर और शाहजहां की विरासत। अक्सर ये विषय बहुत उलझे हुए लगते हैं, है ना? लेकिन आज इस पूरी टाइमलाइन को बिल्कुल आसान और दिलचस्प तरीके से समझने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बड़े सवाल पर आते हैं, भला अकबर की सिर्फ एक प्रार्थना ने पूरे मुगल इतिहास को कैसे बदल कर रख दिया? सच कहूं तो कहानी काफी दिलचस्प है। सम्राट अकबर एक उत्तराधिकारी के लिए सच में बहुत परेशान थे। उनकी कोई भी संतान जीवित नहीं बच रही थी। इसी गहरी बेचैनी और हताशा में वो सीधे सूफी संत ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास पहुंचे और उनसे एक वारिस के लिए मन्नत मांगी। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? ख्वाजा सलीम चिश्ती के उसी आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ। लेकिन बात सिर्फ एक बेटे के जन्म तक ही सीमित नहीं रही। इस मन्नत के पूरे होने की खुशी इतनी ज्यादा थी कि अकबर ने वास्तुकला का एक विशाल प्रोजेक्ट ही शुरू कर दिया। उन्होंने फतेहपुर सीकरी नाम का एक पूरा नया शहर ही बसा डाला। जरा सोचिए, सिर्फ एक आशीर्वाद ने पूरे एक शहर की नींव रख दी थी। तो आज के सफर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला, एक सम्राट का जन्म। दूसरा, जहांगीर का शासन और विद्रोह। तीसरा, नूरजहां और वास्तुकला। चौथा, अंग्रेजों का आगमन। पांचवा, शाहजहां का सुनहरा दौर। और अंत में छठा, मुगल मकबरे और ऐतिहासिक रिकॉर्ड। ये पूरा रोड मैप इन जटिल तथ्यों को बहुत ही लॉजिकल तरीके से क्लियर कर देगा। सेक्शन एक सम्राट का जन्म, द रूट्स ऑफ जहांगीर। चलिए सबसे पहले जहांगीर की जड़ों के बारे में बात करते हैं। जहांगीर की वंशावली सच में काफी मिली-जुली थी। उनकी माता का नाम हरकाबाई था, जिन्हें अक्सर मरियम उस जमानी के नाम से भी जाना जाता है। वो राजा भारमल की पुत्री थीं और एक कछवाहा राजपूत थीं। इसका मतलब सीधा सा है कि जहांगीर की रगों में मुगल और हिंदू राजपूत दोनों का खून दौड़ रहा था। सेक्शन 2, जहांगीर का शासन और विद्रोह। न्याय और आंतरिक संघर्ष की ये कहानी काफी हैरान करने वाली है। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। जंजीरे अदल, ये जहांगीर के प्रशासन का सबसे मशहूर और अनोखा हिस्सा था। यह सचमुच में न्याय की एक जंजीर थी, एक असली भौतिक घंटी जिसे जहांगीर ने महल के बाहर लटकवा दिया था। सिस्टम बिल्कुल सीधा था। पूरे साम्राज्य का कोई भी इंसान जिसे न्याय चाहिए हो, वो बस आकर इस घंटी को बजा सकता था और सीधे सम्राट से दखल देने की मांग कर सकता था। कोई बीच का बिचौलिया नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था कि सब कुछ बस शांति से चल रहा था। जहांगीर का शासन भारी उथल-पुथल का दौर था। उनके अपने ही बेटे खुसरो ने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी और यहां एक बहुत ही बड़ी घटना घटी। इसी विद्रोही खुसरो को शरण देने की वजह से जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी को मृत्युदंड दे दिया था। इसके अलावा मेवाड़ के अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार की और अहमदनगर सल्तनत के कुछ हिस्सों को भी मुगल साम्राज्य में मिलाया गया। लेकिन वो जो पारिवारिक विद्रोह थे ना, वो एक स्थायी सिरदर्द बने रहे। खुद उनके दूसरे बेटे शाहजहां और कमांडर महाबत खान तक ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। सेक्शन 3, नूरजहां और वास्तुकला। सिंहासन के पीछे की असली ताकत कौन थी? आइए इस पर रोशनी डालते हैं। जहांगीर की सबसे पसंदीदा पत्नी का नाम था मेहर उन निसा, जिन्हें दुनिया नूरजहां के नाम से जानती है। शेर अफगान के विधवा होने के बाद उनका विवाह जहांगीर से हुआ और उन्हें बादशाह बेगम का शानदार खिताब मिला। अब सबसे दिलचस्प बात यहाँ यह है कि दरबार के प्रशासन पर नूरजहां का लगभग पूरा कंट्रोल हो गया था। क्योंकि जहांगीर राजकाज में थोड़ा कम ही ध्यान देते थे, इसलिए असल में नूरजहां ही पूरे साम्राज्य को चला रही थी। उन्होंने सराय नूर महल जैसी कई बड़े पब्लिक वर्क्स भी शुरू करवाए। अब जो चीज़ सच में हैरान करती है वो है वास्तुकला की ये खास तकनीक, पिएट्रा ड्यूरा। ये एक बेहद ही शानदार और बारीक सजावट की कला है। इसमें होता यह है कि सफ़ेद मार्बल या संगमरमर के बीच में तराशे गए बहुत ही कीमती और चमकदार पत्थरों को बड़ी बारीकी से जड़ा जाता है। अगर कभी ये सवाल सामने आए कि इस पिएट्रा ड्यूरा कला का सबसे बड़ा भारी इस्तेमाल कहाँ हुआ था, तो जवाब है आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा। इसे नूरजहां ने ही बनवाया था और लोग प्यार से इसे बेबी ताज भी कहते हैं। बस यहीं से मुगल वास्तुकला का वो शानदार दौर शुरू हुआ जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। अब यहां अक्सर एक कन्फ्यूजन होता है मोती मस्जिद को लेकर, क्योंकि इतिहास में एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग मोती मस्जिदें हैं।
इसे बिल्कुल स्पष्ट कर लेते हैं। लाहौर वाली मोती मस्जिद जहांगीर ने बनवाई, आगरा वाली शाहजहां ने बनवाई और दिल्ली वाली मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे याद रखना बहुत जरूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सेक्शन 4 अंग्रेजों का आगमन। ये वो दौर था जब ब्रिटिश क्राउन के साथ पहला संपर्क हुआ। यहाँ दो प्रमुख ब्रिटिश दूतों को आमने सामने रखकर देखना काफी दिलचस्प है। एक तरफ हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो 1608 में आए थे। जहांगीर ने उन्हें 400 की मनसब तो दे दी, लेकिन वो कोई भी व्यापारिक अधिकार हासिल करने में पूरी तरह से फेल रहे। दूसरी तरफ देखिए सर थॉमस रो। इन्हें किंग जेम्स प्रथम ने हेक्टर नाम के जहाज पर भेजा था और ये सूरत बंदरगाह तक पहुंचने और व्यापारिक अधिकार हासिल करने में पूरी तरह कामयाब रहे। ये तुलना बिल्कुल साफ कर देती है कि व्यापार के खेल में असली जीत किसकी हुई। सेक्शन 5 शाहजहां का सुनहरा दौर। 1628 से 1658 तक का ये समय शानदार वास्तुकला और विस्तार के लिए जाना जाता है। शाहजहां, जिनकी माता जगत गोसाई थीं और वो खुद भी एक हिंदू राजपूत थीं, उनके 30 साल के इस शासनकाल में कई विदेशी यात्री दरबार में आए। ये लोग उस दौर के सबसे अहम गवाह बने। इनमें फ्रांसवा बर्नियर थे, जो एक फ्रांसीसी डॉक्टर थे और जिन्होंने ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखी। फिर जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, जो एक फ्रांसीसी जोहरी थे। पीटर मुंडी, जिन्होंने उस दौर के भयंकर अकाल का बहुत ही दर्दनाक वर्णन किया। और निकोलाओ मानुची। इन सभी विदेशियों ने मुगल काल की बेशुमार दौलत और साथ ही साथ आम लोगों की भयंकर कठिनाइयों दोनों का बहुत बारीकी से रिकॉर्ड रखा। प्रशासन का ढांचा कैसा था, ये समझना भी उतना ही जरूरी है। सबसे ऊपर था सूबा यानी प्रांत, उसके बाद चकला और सबसे नीचे परगना यानी स्थानीय जिला। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि शाहजहां ने प्रशासन में एक बहुत ही नया इनोवेशन किया था। उन्होंने सूबा और परगना के ठीक बीच में एक नई यूनिट बनाई, जिसे चकला कहा गया। सेक्शन 6 मुगल मकबरे और ऐतिहासिक रिकॉर्ड। चलिए अब उन स्थानों की बात करते हैं जो मुगल बादशाहों का अंतिम विश्राम स्थल बने। ये लिस्ट बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि इन मुगल सम्राटों की अंतिम विश्राम स्थली कहाँ-कहाँ है, और इससे हमें यह भी पता चलता है कि ये साम्राज्य भौगोलिक रूप से कितना विशाल था। बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर और शाहजहां दोनों का आगरा में, जहांगीर का लाहौर के शाहदरा में और औरंगजेब का महाराष्ट्र में। ये सारे नाम और जगहें इतिहास के इस पूरे फैलाव को एक साथ समेट लेते हैं। अब सवाल ये है कि हमें ये सारी बातें पता कहाँ से चलती हैं। इसके मुख्य स्रोत हैं ये ऐतिहासिक दस्तावेज। पहला है तुजुक-ए जहांगीरी, जो खुद जहांगीर की लिखी हुई आत्मकथा है, और दूसरा है इकबाल नामा-ए जहांगीरी, जो मुतामिद खान द्वारा लिखी गई एक जीवनी है। बस इन्हीं प्रमाणिक किताबों से हमें ये सारे फैक्ट्स मिलते हैं जिन्हें आज हमने डिस्कस किया है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। एक तरफ जहांगीर की वो न्याय की जंजीर थी जहां कोई भी पहुंच सकता था, और दूसरी तरफ शाहजहां के वो भव्य लेकिन आम लोगों से दूर अलग थलग से मकबरे। ये बदलाव एक साम्राज्य की बदलती हुई प्राथमिकताओं के बारे में क्या बताता है? क्या ताकत अब आम लोगों की पहुंच से दूर होकर सिर्फ संगमरमर के पत्थरों की भव्यता में कैद होती जा रही थी? ये सच में एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से इन ऐतिहासिक तथ्यों को एक नए नजरिए से देखने में मदद मिली होगी।